आप सभी का स्वागत है एक बार पुनः। जैसा कि हम एटमॉस्फेयर की लेयर्स के बारे में बात कर रहे हैं, ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ चुका होगा। अब वन बाय वन हम विभिन्न जो लेयर्स हैं उसके बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहले सौर मंडल, जिसे कहा जाता है ट्रोपोस्फियर, ठीक है। ये वायुमंडल की सबसे निचली परत है, यानी वायुमंडल की सबसे निचली है, या फिर हम कह सकते हैं कि ये पृथ्वी के सबसे पास की परत है, ठीक है। तो यहाँ पर आप एक माउंटेन देख रहे हैं, ठीक है। और माउंटेन ये है हमारा अर्थ सरफेस, ये है हमारा ओशियन, ठीक है। ये जो हिस्सा है, ये हिस्सा इसकी लास्ट बाउंड्री है, तो उसे हम पॉज या सीमा क्षेत्र कहते हैं। ये एल्टीट्यूड को शो कर रहा है कि कितनी ऊंचाई से हम ऊपर पहुंच रहे हैं। तो वायुमंडल की सबसे निचली परत है। इस शब्द का सर्वप्रथम जो प्रयोग है, एक व्यक्ति थे टिजरेंस डी बर्ट। टिजरेंस मैं लिख देता हूं, नोट करें, शायद स्लाइड में आ जाए तो ठीक है, नहीं आता है तो कोई बात नहीं। कई चीजें हैं तो आप ऐसे नोट करते रहें। सर्वप्रथम इस शब्द का जो प्रयोग है वो किया था टिजरेंस डी बर्ट ने 1902 में। इससे पहले मैंने कहा था मेरान वाला जो कॉन्सेप्ट था कि सबसे लोअर लेयर है, फिर इंटरमीडिएट है, फिर अपर लेयर है, वही कॉन्सेप्ट चल रहा था। उसके बाद ये जब खोज हुई इस परत की, तब ये कॉन्सेप्ट सामने आया। यह ध्रुवों से 8 किलोमीटर ऊंचाई पर और भूमध्य रेखा से 18 किलोमीटर ऊंचाई तक फैली हुई है। मैंने वो 6 बताया था आपको। देखिएगा, ध्रुव यानी जो पोलर रीजन है, उस पोलर रीजन से ये है 8 किलोमीटर, और ये जो इक्वेटर है, पूरा गोला बना देता हूं मैं, यहां से इक्वेटर से इसकी हाइट जो है ज्यादा है, यहां से यहां तक ये कितनी है, 18, ठीक है। एवरेज अगर निकालेंगे तो 18 + 8 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 26। एवरेज कितना हो जाएगा, 2 इज इक्वल टू 30, यानी औसतन ये कितनी है, 13 किलोमीटर की ऊंचाई तक पाई जाती है। अगर एवरेज अगर निकालना चाहे तो हम इस प्रकार से निकाल सकते हैं। तो धरातल से औसतन 13 किलोमीटर की ऊंचाई पर कौन सी परत पाई जाती है, सौर मंडल पाई जाती है। ध्रुवों पर यानी जो पोलर रीजन है, वहां से इसकी हाइट है 8 किलोमीटर, और इक्वेटर से इसकी जो हाइट है 18 किलोमीटर तक पाई जाती है। सभी मौसम की घटनाएं, चाहे वह कोहरा हो, बादलों का बनना हो, ये ठंड है, ठंड, बारिश, तूफान, ये सारे के सारे इसी मंडल में पाए जाता है। यानी इसी मंडल में आपको ह्यूमिडिटी यानी आर्द्रता देखने को मिलेगी। यहाँ पर जल के कण यानी वाटर वेपर्स देखने को मिलेंगे, डस्ट पार्टिकल्स यानी धूल के कण देखने को मिलेंगे, वायु धुंध जिसे एरोसोल्स कहा जाता है, ये भी यहीं पर पाए जाते हैं। यानी टर्बुलेंसेस की जो स्थिति है, विक्षोभ यानी परिवर्तन जो है, यहाँ पर पाया जाता है। टर्बुलेंस पाए जाने के कारण ही इसे हम ट्रोपोस्फेयर या टर्बुलेंस फेयर भी कहा करते हैं। क्या विशेषता है, इस परत में ऊंचाई के साथ तापमान 6.5 डिग्री प्रति 1000 मीटर की दर से घटता है, जिसे NLR नॉर्मल लैप्स रेट कहा जाता है,
ठीक है, 6.5 डिग्री सेंटीग्रेड पर 1000 मीटर। इसको हम इस प्रकार से भी कह सकते हैं कि हम जब 1 किलोमीटर की हाइट पर पहुंचेंगे, टोटल कितने हैं, टोटल हाइट है, अगर इसको मान लेते हैं कि ये एवरेज आप कह सकते हैं कि ये आपके अगर 18 किलोमीटर मान लेते हैं, तो 18 किलोमीटर है, तो 1 किलोमीटर पर यानी अर्थ के सरफेस पर अगर टेम्परेचर है आपके, मान लेते हैं कि ये 30 डिग्री है, 30 डिग्री सेंटीग्रेड अर्थ के सरफेस पर है। हम 1 किलोमीटर की ऊंचाई पर पहुंचेंगे तो वहां का जो टेम्परेचर रहेगा वह 6.5 डिग्री कम देखने को मिलेगा। यानी यहाँ का जो टेम्परेचर रहेगा वो आप देखेंगे कि यहाँ पर आपको 23 डिग्री, 23.5 डिग्री टेम्परेचर या 23 डिग्री टेम्परेचर देखने को मिलेगा। रफली कैसा कह सकता हूँ, या फिर 24, 23 के आसपास देखने को मिलेगा 1 किलोमीटर की हाइट पर। जब आप 1 किलोमीटर की हाइट पर पहुंच गए, आप यहां से 2 किलोमीटर के हाइट पर पहुंच गए तो माइनस और कर दो माइनस, ठीक है, तो टेम्परेचर कितना हो जाएगा कि लगभग यहाँ पर जो टेम्परेचर रहेगा वो 17 डिग्री टेम्परेचर रहेगा, रफली बता रहा हूं मैं। और 1 किलोमीटर यानी धरातल से आप 3 किलोमीटर ऊंचाई पर पहुंच गए तो वहां पर आपको टेम्परेचर कितना मिलेगा, 10 डिग्री मिलेगा। धरातल से 4 डिग्री पर पहुंच जाओगे तो टेम्परेचर कितना मिलेगा आपको, 4 डिग्री सेंटीग्रेड मिलेगा। और धरातल से अगर 5 डिग्री पर पहुंच गए तो यहाँ पर -2 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर मिलेगा। यही कारण है कि जो आइस कैप्स वाला जो क्षेत्र होता है, जैसे जैसे हम ऊंचाई पर जाते हैं तो माउंटेन की जो पीक्स होती है वहां पर हमें बर्फ देखने को मिलता है, ठीक है। तो ये नॉर्मल लेफ्ट कहलाती है, रेड कहलाती है। इसको 165 मीटर पर, इसको इस प्रकार से भी लिख सकते हैं कि 6.5 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर 1 किलोमीटर की हाइट से घटता है, की दर से घटता है, या 165 मीटर की ऊंचाई पर, इसको प्रकार से भी लिख सकते हैं 165 मीटर की हाइट पर पहुंचने पर आपको 1 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर कम देखने को मिलेगा। तो इस प्रकार से टेम्परेचर जो है वो कम होता रहता है। बढ़ते हैं आगे। सौर मंडल की ऊपरी जो सीमा होती है उसे हम ट्रोपोपॉज़ कहते हैं, जो 1.5 किलोमीटर का एक ट्रांजिशनल जोन होता है। यानी 1.5 किलोमीटर का ट्रांजिशन जोन, कहने का अर्थ है कि जहां पर ये खत्म होती है और ये शुरू होती है, इनके बीच में ये जो एरिया है 1.5 किलोमीटर का एक जोन है, उसे हम क्या कहते हैं, सोब सीमा। सोब सीमा क्या है, तो सोब सीमा सोब मंडल तथा समताप मंडल के मध्य की परत है, मध्य की परत है, जिसकी ऊंचाई लगभग 15 से 20 किलोमीटर तक पाई जाती है। ध्रुवीय क्षेत्रों में ये 10 किलोमीटर तक की ऊंचाई तक पाई जाती है। सौर मंडल को भी अगर हम चाहें तो दो भागों में डिवाइड कर सकते हैं। दो भागों में किस प्रकार से डिवाइड कर सकते हैं कि अगर मैं कहूं कि सौर मंडल है तो सौर मंडल का यहां पर मैं बना देता हूं, केवल सौर मंडल को समझना है। और इसके नीचे मैंने बना दिया ये अर्थ, ठीक है। अब अर्थ पे हमारा सौर मंडल है, यहाँ से काफी हाइट है, और यहाँ पर ये हमारा सौर मंडल है। अगर सौर मंडल को हम चाहें तो इसके भी हम दो भाग कर सकते हैं, ये भाग, और ऊपर का जो ट्रांजिशनल जोन है वो तो है ही, ये आपका सौर सीमा। अब दो भाग किस प्रकार से कर सकते हैं, एक तो ये जो लेयर है जो बिल्कुल धरातल के पास है, इसको हम धरातलीय परत, या इसे हम कह सकते हैं ये क्या है, हमारा ग्राउंड लेयर है, ये ग्राउंड लेयर है। और इसके ऊपर की जो परत है
उसे हम अभिवहन परत भी कह सकते हैं। अभिवहन परत का अर्थ हो गया कि ये आपके एडवेक्शन लेयर है। एडवेक्शन लेयर का अर्थ होता है कि जहां पर हवाएं ऊपर की ओर गर्म होकर उठती है। क्या विशेषता होती है? तो विशेषताएं का अर्थ होती है कि इसके अंतर्गत ऐसा चित्र है जहां पर कोहरा धुंध वगैरह छाया रहता है, या फिर किस प्रकार कह सकते हैं कि बादलों का बनना या जो क्रिया है। तो ये तो ज्यादा आपके ज्यादा हो जाएगा, तो इतना आपको आवश्यकता याद रखने की आवश्यकता नहीं। आप कितना ये याद रखिएगा कि ये वह परत है जहां पर आपको आंधी तूफान, ग्राउंड लेवल में आपको क्या देखने को मिलेगा कि ग्राउंड लेयर जो रहेगी वहां पर तो आपको धूल भरी आंधियां, तूफान और ओस की बूंदें ज्यादा देखने को मिलेगी, और एडवेक्शन जो लेयर होगा वहां पर आपको बादल देखने को मिलेंगे। बादल वाला जो चित्र है वो आपको ज्यादा देखने को मिलेगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट सीमा वाला चित्र हो गया। धूल के कण, जल वाष्प और अन्य अशुद्धियां जो है वो यहीं पर पाई जाती है, इसी मंडल के अंतर्गत पाई जाती है। यह परत पृथ्वी को गर्म रखता है, क्योंकि यह पृथ्वी की सतह द्वारा घनीभूत और वायुमंडल की सबसे निचली परत होने के कारण अधिकतम गर्मी को अवशोषित करता है। ये बड़ा एक कॉन्सेप्ट है। आमतौर पर हम देखते हैं कि वायुमंडल में गर्मी होती है, वायुमंडल गर्म होता है, तो हम क्या सोचते हैं कि हमारा जो अर्थ है वो गर्म कैसे होता है। तो हमेशा हम एक राय बना लेते हैं कि ये हमारा अर्थ है और ये हमारा सन है। ठीक है, अब सन से जो रेज आएगी अर्थ की तरफ आएगी, इसके बीच में हमारा वायुमंडल है। ठीक है, ये हमने बना दिया वायुमंडल। हम क्या सोचते हैं कि वायुमंडल गर्म है, इसका अर्थ क्या हुआ कि सन की जो रेज है उसने इसको गर्म किया। लेकिन सन की रेज कभी भी वायुमंडल को ज्यादा गर्म नहीं करती है। वहां पर कुछ रिफ्लेक्शंस होता है या कई प्रकार के, आगे आने वाले इंसोलेशन वाले चैप्टर में पढ़ेंगे। आप इतना समझ लीजिए, सन से जो इंसोलेशन आता है वो आपके वायुमंडल को गर्म नहीं करता है। ये लघु तरंगों के रूप में, शॉर्ट वेव्स के रूप में आता है। और लॉन्ग वेव्स में जो रिफ्लेक्शन आता है, यानी अर्थ पर, अर्थ पूरी तरह से हिट होगी, गर्म होगी, टेम्परेचर इसका इंक्रीज होगा। और टेम्परेचर इसका इंक्रीज होने के बाद जब ये अपनी हीट को, अपनी गर्मी को जब वापस रिफ्लेक्ट करेगी, वापस छोड़ेगी, जिसे हम टेरेस्ट्रियल या पार्थिव विकिरण कहते हैं, टेरेस्ट्रियल रेडिएशन। जब जो टेरेस्ट्रियल रेडिएशन होता है उससे हमारा वायुमंडल गर्म होता है। तो सबसे पहली परत कौन सी है? हमने कहा कि सबसे पहली परत कौन सी है? सबसे पहली परत है हमारे सौरमंडल, फिर है हमारा समताप मंडल, और फिर है मेरा मध्यमंडल। तो ये जो परत है ये गर्म कर रही है किसे? वायुमंडल। तो वायुमंडल को गर्म करने में सबसे बड़ा योगदान किसका रहता है? सौरमंडल का रहता है। तो सबसे निचली परत होने के कारण ये गर्मी को अवशोषित यानी एब्जॉर्ब करती है, और एब्जॉर्ब करके वायुमंडल को थोड़ा सा गर्म रखती है या पृथ्वी को ठंडा होने नहीं देती है। हम जिस हवा में सांस लेते हैं वो यही मौजूद होता है। ऑक्सीजन भारी गैस है, यही कारण है कि वो धरातल के बिल्कुल पास रहती है। ऑक्सीजन का अधिकांश जो परसेंटेज है वो यहीं पर देखने को मिलेगा। ट्रोपोपोज क्या है? समताप मंडल को सौर मंडल से अलग करती है। सौर मंडल में तापमान आमतौर पर ऊंचाई के साथ कम होता है, लेकिन ट्रोपोपॉज के ऊपर तापमान कम नहीं होता है। यानी जितना कम होना था वो इस लास्ट बाउंड्री तक हो चुका है,
इसके बाद टेम्परेचर में आपको वेरिएशन देखने को नहीं मिलेगा। ये सबसे इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर टेम्परेचर में आपको बिल्कुल भी वेरिएशन देखने को नहीं मिलेगा। और इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि क्षोभ मंडल या जो क्षोभ सीमा है वह मौसमी परिवर्तन की छत है। मौसमी परिवर्तन की छत है का अर्थ हो गया कि इसके बाद किसी प्रकार का क्लाइमेट में, आपके मानसून में किसी प्रकार का चेंज आने वाला नहीं है। यह क्षोभ सीमा जो होती है वहां पर बादल, धूल और आर्द्रता इन सब की लोएस्ट सीमा है, सबसे अंतिम सीमा है। लेकिन कुछ बादल क्षोभ मंडल के ऊपर भी पाए जाते हैं, उन्हें हम मदर ऑफ पल क्लाउड के नाम से जानते हैं। वो यहाँ पर देखने को कुछ ऐसा नहीं है कि बादल यहीं पर बनते हैं, कुछ बादल यहाँ पर भी बनते हैं। ठीक है, उन्हें मुक्ता मेघ की जननी यानी मदर ऑफ पर्ल क्लाउड के नाम से जाना जाता है। ठीक है, बाकी सारी की सारी विशेषताएं, बादल बनना, तूफान, बिजलियों का चमकना, संवहनी धाराएं उठना, विभिन्न प्रकार के डिस्टरबेंस, जेट स्ट्रीम्स, ये सारे के सारे किस लेयर्स में देखने को मिलेगी, इस ट्रोपोस्फेयर में देखने को मिलेगी। ट्रोपोज का अर्थ ही यही होता है परिवर्तन मंडल, ऐसा क्षेत्र जहां पर सबसे ज्यादा परिवर्तन होते हैं। क्लियर क्षोभ मंडल। नेक्स्ट बढ़ते हैं समताप मंडल। समताप मंडल क्या होता है? तापमान जहां पर समान है उसे हम समताप मंडल कहते हैं। खोज किसने की थी? ठीक है, तो वही टिजरेंस डी बर्ट नाम के व्यक्ति है। उन्होंने 1898 में 1898 में इसका पता लगाया था। यह एक ऐसी सीमा है कि जहां पर तापमान का स्थायित्व यानी कांस्टेंट पाया जाता है, किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं पाया जाता है। लगभग 50 किलोमीटर की ऊंचाई तक ये परत पाई जाती है और तापमान समान रहता है, इसलिए इसको आइसोथर्मल जोन भी कहा जाता है, समताप क्षेत्र या आइसोथर्मल जोन। तो टिजरेंस डी बर्ट ने इस परत का नामकरण किया था। वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल जो ऑर्गेनाइजेशन है वो कहता है कि ट्रोपोस्फेयर तथा जो स्ट्रेटोपॉज है यानी समताप सीमा है उसके मध्य तापमान ऊंचाई के साथ बढ़ता है, ऊंचाई के साथ बढ़ता है। इस परत में न तो संवहनिक धाराएं उठती है, न ही यहाँ पर धूल के कण यानी डस्ट पार्टिकल्स पाए जाते हैं, न ही यहाँ पर बादल बनते हैं और न ही यहाँ पर वायुमंडल के अंदर नमी पाई जाती है। ये एक ऐसा जोन है, ऐसा क्षेत्र है जहां पर ओजोन गैस की अधिकता पाई जाती है और ओजोन गैस सूर्य से आने वाली जो अल्ट्रावायलेट रेडिएशन है उसको एब्जॉर्ब करता है, एब्जॉर्ब करता है, या पृथ्वी का इसे रक्षक कहा जाता है, वो इसी भाग में पाया जाता है। समताप मंडल की जो ऊंचाई होती है वह सर्दियों की अपेक्षा गर्मियों में काफी ऊंची चली जाती है, यानी वेरिएशन पाया जाता है। इसकी जो हाइट है वो कम ऊपर नीचे होती रहती है। यहाँ पर बादल नहीं छाए जा रहते हैं। यही कारण है कि जितने भी जो एरोप्लेन होते हैं उनके लिए जो एरोप्लेन भी दो तरह के, एक तो डोमेस्टिक होते हैं, एक इंटरनेशनल होते हैं। डोमेस्टिक तो क्या करता है कि आराम से एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचने में ज्यादा समय नहीं लगता है, तो वो क्या करते हैं कि एडजस्ट कर लेते हैं कि चला लेते हैं। अब जब एरोप्लेन जब उड़ता है तो बीच में बिजली कड़कती है, जो डस्ट पार्टिकल हैं उससे टकराते हैं, उससे भी क्या होता है कि उसमें घर्षण होता है, फ्रिक्शन जो होता है उससे नुकसान होने की संभावना रहती है। लेकिन जो काफी हाइट तक, जो काफी लंबी दूरी तय करने वाले जो एरोप्लेन्स होते हैं, जो इंटरनेशनल फ्लाइट्स होते हैं, वो इन ट्रोपोपॉज के ऊपर उड़ती है। यानी जो स्ट्रेटोस्फेयर है
उस रीजन के अंतर्गत वो उड़ती हैं, ताकि किसी प्रकार का कोई फ्रिक्शन नहीं रहे, बादल नहीं आए, विजिबिलिटी एकदम शानदार रहे, और जो वे है उसमें वो चलता रहे। फ्यूल कंजप्शन भी कम होता है। फ्यूल कंजप्शन किस प्रकार से कम होता है कि यहाँ पर एयर नहीं चलती है, तूफान नहीं आते हैं, तो एकदम फ्रीली एरोप्लेन अपनी दिशा में चलता रहता है। तो ये कुछ विशेषताएं हैं। तो यहाँ पर इन विशेषताओं को हम वापस डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पर मौसम की घटनाएं कम होती हैं, लेकिन जो स्ट्रेट फेज का जो निचला जो भाग है वहां पर साइरस पक्षाब बादल पाए जाते हैं। साइरस बादल जो होता है, ये देखो ये बादल दिख रहे हैं ना लंबे लंबे से, इस प्रकार से जो पक्षाब बादल है, सिरोज जिसे कहा जाता है, SCIRRROS, सिरोज क्लाउड्स यहाँ पर देखने को मिलते हैं। ये धरातल से 50 किलोमीटर तक की ऊंचाई तक फैला हुआ है। जितने भी जो वायुयान है वह समताप मंडल के अंदर ही उड़ान भरते हैं, क्योंकि ये उसके लिए काफी फेवरेबल है। ओजोन परत पाई जाती है 15 से 35 किलोमीटर के बीच ये पाई जाती है, लेकिन हाईएस्ट यानी सबसे अधिक जो मात्रा पाई जाती है वो 22 किलोमीटर की हाइट तक ज्यादा पाई जाती है। यानी सबसे ज्यादा आपको ओजोन कहाँ पर मिलती है? 22 किलोमीटर अबव की हाइट पर देखने को मिलती है। लेकिन इसका जनरेशन जो होता है, यानी ओजोन कैसे बनती है, तो 30 किलोमीटर का जो एरिया होता है वहां पर इसका निर्माण होता है। ओजोन को नापने के लिए डॉप्सन यूनिट का यूज किया जाता है। 16 सितंबर को वर्ल्ड ओजोन डे मनाया जाता है। डॉप्सन यूनिट में से मापा जाता है, कैलकुलेट किया जाता है। आगे बढ़ते हैं। यह एक सुरक्षा परत के रूप में कार्य करता है, क्योंकि यूवी रेज को ये हमारे पास पहुंचने से रोकता है, उसे एब्जॉर्ब कर लेता है। ओजोन के डिप्रेशन यानी अवक्षेपण के परिणाम स्वरूप जमीन की सतह व निचले वायुमंडल में तापमान में वृद्धि होती है। इस गैस को हम पहले से अच्छी तरीके से पढ़ चुके हैं। स्ट्रेटोस्फेयर के आधार पर टेम्परेचर -60 डिग्री से इसकी ऊपरी सीमा तक बढ़ जाता है, क्योंकि ये आपको अल्ट्रावायलेट रेज को एब्जॉर्ब करता है। यानी धीरे धीरे कह सकते हैं कि जैसे जैसे हम हाइट पर जाएंगे तो यहाँ पर जो टेम्परेचर होता है वो -60 डिग्री तक के आसपास यहाँ पर रहता है। बड़ा उतार चढ़ाव नहीं होता है, यानी जो टेम्परेचर रहता है एक जैसा ही वहां पर देखने को मिलता है। और इसके ऊपर की जो सीमा होती है उसे हम स्ट्रेटोपॉज के नाम से, यानी समताप सीमा के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट बढ़ते हैं। मिजोस्फेयर, या जिसे मध्यमंडल कहा जाता है, वायुमंडल की तीसरी परत है और समताप मंडल के ये ऊपर पाई जाते हैं। 50 से 90 किलोमीटर की ऊंचाई पर ये देखने को मिलती है। कहा जाता है कि यहाँ पर जो टेम्परेचर है वो -80 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच जाता है, और उसके बाद धीरे धीरे ये बढ़ने लगता है। यहाँ पर गर्मियों की ऋतु में जो मिडल लैटिट्यूड्स है यानी मध्य अक्षांश है, वहां पर निशादीप्त मेघ यानी नोक्लिटुसेंट्स क्लाउड्स जो है देखने को मिलता है, यानी रंग बिरंगे वहां पर बादल देखने को मिलते हैं। और क्या विशेषता है? ऊंचाई के साथ टेम्परेचर घटता है। 80 से 90 किलोमीटर की ऊंचाई पर टेम्परेचर -80 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच जाता है। वायुमंडल की सबसे ठंडी कूलेस्ट लेयर के नाम से जाना जाता है। ऊपर की जो सीमा होती है उसे मेनपॉज या मीजोपॉज के नाम से जाना जाता है। इसी क्षेत्र में अंतरिक्ष से जितने भी जो उल्का पिंड गिरते हैं वो यहाँ पर जलने लगते हैं। नेक्स्ट है तापमंडल, आयन मंडल, यानी इसे थर्मोस्फेयर या आयनोस्फेयर दोनों नाम से जाना जा सकता है। ठीक है, यह आपके 80 किलोमीटर से लगाकर, यानी यहाँ पर मीजोस्फेयर हो गया तो 80 किलोमीटर से लगाकर यहाँ से ये स्टार्ट, ये बीच का जो लाइन है ये पॉज वाला क्षेत्र है। ठीक है, इस पॉज वाले क्षेत्र से लगभग 80 से लगभग 500 किलोमीटर तक की ऊंचाई तक ये तापमंडल या थर्मोस्फेयर या आइनोस्फेयर पाया जाता है। और क्या विशेषता है? इसे
आयनोस्फेयर या आयन मंडल के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ पर टेम्परेचर एल्टीट्यूड यानी हाइट के साथ बढ़ता है। ये विद्युत आवेशित परत है। यह परत सौर विकिरण और उपस्थित रसायनों के संपर्क के कारण बनती है, इसलिए सूर्यास्त के साथ गायब हो जाती है। यानी जो आयनोस्फेयर है उसमें भी अलग अलग प्रकार की लेयर्स पाई जाती हैं। जैसे ही सूर्यास्त होता है ये थोड़ी सी गायब हो जाती है, ज्यादा इसको कह सकते हैं कि हम पता नहीं लगा सकते, इस प्रकार की परत है। और यहाँ पर विद्युत आवेशित का अर्थ होता है कि ये जितने भी रेडियो की फ्रीक्वेंसी जैसे कि हम अर्थ पर हैं, ठीक है, तो अर्थ से रेडियो फ्रीक्वेंसी को क्या किया जाता है, अंतरिक्ष में भेजा जाता है। ठीक है, जैसे कि ये रेडियो का स्टेशन हो गया, वहां से इस फ्रीक्वेंसी को सीधा आकाश में भेजना। यहाँ पर आयन मंडल है, आयन मंडल से आकर ये क्या करती हैं, पूरी की पूरी इस प्रकार से लेयर्स उन तरंगों को बिखेर देती है। तो अर्थ के विभिन्न भागों में ये रेडियो की फ्रीक्वेंसी यानी एक टावर से जो सिग्नल भेजा गया वो पूरा का पूरा बिखर जाता है। आपने देखा होगा जितने भी जो फ्रीक्वेंसी वाला टावर हो, रेडियो की फ्रीक्वेंसी डायरेक्ट अपनी तरंगों को किसमें भेजते हैं, आकाश में, आसमान में भेजते हैं। वहां से रिफ्लेक्ट होकर वापस हमारे रेडियो के अंदर ये फ्रीक्वेंसी पहुंचती है। तो ये आयन की अधिकता होने के कारण आयनोस्फेयर कहा जाता है। पृथ्वी से प्रसारित रिफ्लेक्ट की गई रेडियो वेव्स जो है वो वापस रिफ्लेक्ट होती है अर्थ की तरफ। थर्मोस्फेयर में कई लेयर होती हैं, जैसे कि डी, ई, एफ, जी, एफ जी। यानी सबसे पहले डी आएगा, फिर ई आएगा यहाँ पर, फिर एफ आएगा, फिर जी आएगा। इस प्रकार से अलग अलग प्रकार की परतें यहाँ पर पाई जाती हैं। जिस प्रकार से डी लेयर है, तो डी लेयर के अंतर्गत 60 से 100 किलोमीटर तक डीप लेयर पाई जाती है। ई परत जो होती है उसको कैनली हेविसाइट लेयर भी कहा जाता है। कैनली हेविसाइट जो आपको 90 से 130 किलोमीटर पर देखने को मिलेगी। इस प्रकार से एफ लेयर है उसे एफ्लिटन लेयर कहा जाता है। और जी जो परत होती है जो सबसे लास्ट में पाई जाती है। ठीक है, यहाँ पर एक और घटना देखने को मिलती है, जैसे कि रेडियो तरंगों का होता, उसके बाद उल्कापिंडों को पृथ्वी पर गिरने से बचाता है, क्योंकि अधिकांश जो उल्कापिंड जो एस्टेरॉइड्स होते हैं वो सारे के सारे इसके अंदर जलकर नष्ट हो जाते हैं। इसी मंडल के अंतर्गत कुछ दो घटनाएं घटित होती हैं जिसे अरोरा कहा जाता है। ठीक है, अरोरा बोरियलिस और अरोरा ऑस्ट्रेलिस, यानी कुछ ध्रुवीय प्रकाश, यानी जो ध्रुव है, दक्षिणी ध्रुव है, वहां पर जो प्रकाश की घटना, यानी ऐसा लगता है कि रंग बिरंगे रंगीन आकाश देखने को मिलता है, तो उस प्रकार की जो घटना होती है वह अरोरा कहलाती है। जो उत्तरी ध्रुव पर होती है उसे हम अरोरा बोरियलिस कहते हैं, और ऐसी ही घटना जब दक्षिणी ध्रुव पर होते हैं उसे हम अरोरा ऑस्ट्रेलिस नाम से जानते हैं। इस प्रकार से चुंबकीय जो क्षेत्र होते हैं वहां पर इस प्रकार से जो घर्षण उत्पन्न होता है, तो वहां पर गुलाबी और बैंगनी रंग के प्रकाश देखने को मिलते हैं, और उसे हम अरोरा की घटनाएं कहते हैं। तो इस प्रकार की अरोरा की घटनाएं इसी मंडल के अंदर पाई जाती है। सबसे लास्ट जो परत है उसे हम बहिर्मंडल या एक्सोस्फेयर कहते हैं। ऊंचाई के बारे में कहा जाता है कि लगभग 500 से 1000 किलोमीटर तक की ऊंचाई तक या 10,000 किलोमीटर तक की ऊंचाई तक ये परत पाई जाती है। इसमें न्यूट्रॉन्स, कैइनित ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, विभिन्न प्रकार की गैसें पाई जाती हैं। गुरुत्वाकर्षण अधिक होता है इस बल के अंतर्गत। कॉस्मिक रेज यहाँ पर पाए जाते हैं। हीलियम गैस यहाँ पर पाई जाती है। काफी गर्म क्षेत्र ये पाया जाता है। तो आयन मंडल के ऊपर इस प्रकार का फेस देखने को मिलता है। इसका घनत्व बहुत कम होता है, टेम्परेचर काफी अधिक होता है, क्योंकि हम धीरे धीरे सन की तरफ बढ़ रहे हैं। यहाँ पर बाह्य जो परत होती है वो अंतरिक्ष के साथ विलीन हो जाती है, तारे अधिक देखने को मिलते हैं, लेयर सिस्टम आपको देखने को नहीं मिलता है। हीलियम और हाइड्रोजन जैसी हल्की गैसें यहाँ पर देखने को मिलती है। थर्मोस्फेयर के ऊपर लगभग 10,000 किलोमीटर तक ये आपके सूर्य की तरफ फैला हुआ होता है। तो इसी प्रकार से हम इन सभी परतों को इस प्रकार से देख सकते हैं कि पृथ्वी के अंदर विभिन्न प्रकार की जो परतें हैं वो किस प्रकार से पाई जाती है। तो ये था हमारा वायुमंडल और वायुमंडल से संबंधित चैप्टर। आशा करता हूं कि आपको वायुमंडल का संगठन और संरचना अच्छी तरीके से समझ में आया होगा।